नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय मौर्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस अध्याय का जो टॉपिक है वो है ऐतिहासिक स्रोत, यानी इतिहास की दृष्टि से कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आज हम उन स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने के साथ साथ उससे पहले हम यह भी देखना चाहेंगे कि मौर्य काल की भारतीय इतिहास की दृष्टि से क्या विशेषता है, क्यों महत्वपूर्ण है मौर्य काल, क्या परिवर्तन ऐसा हुआ मौर्य काल में जिसने इस काल को भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया गया है। तो उसकी विशेषताओं को यदि हम देखें तो मौर्य काल भारतीय इतिहास में दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वे कौन कौन से दो कारण हैं? पहला कारण तो यह है कि साम्राज्य निर्माण का प्रथम सफल प्रयास था। मौर्य काल साम्राज्य स्थापना की दृष्टि से पहला सफल प्रयास था, यानी एक बड़े राज्य या विशाल राज्य या जिसे हम साम्राज्य कह सकते हैं उसकी स्थापना की दृष्टि से यह प्रथम प्रयास था। इस कारण यह अपने आप में बहुत विशेष बन पड़ता है। दूसरा, मौर्य काल से भारतीय इतिहास अधिक निश्चयात्मक, स्पष्ट एवं कालक्रमबद्ध हो जाता है। क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि मौर्य काल से भारतीय इतिहास निश्चयात्मक हो जाता है, यानी जो जानकारी हमें इतिहास की मिलती है वो निश्चयात्मक है। जबकि इससे पहले का जो इतिहास हमने देखा है, चाहे वैदिक काल का हो, चाहे सिंधु सभ्यता का हो, या हम देख सकते हैं महाजनपद का समय हो, या जैन और बौद्ध धर्म के का समय हो, ये सभी जो समय रहा है, इससे पहले का जो समय रहा है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें विवादास्पद हैं। उनके बारे में निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता और कई तरह के मतांतर हमें इतिहासकारों में देखने को मिलते हैं, यानी वहाँ पे मतैक्य नहीं मिलता है, तो वह निश्चयात्मक नहीं है और स्पष्ट भी नहीं है, क्योंकि निश्चित नहीं है तो वो स्पष्ट रूप से उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, और कालक्रमबद्ध भी नहीं है, तो उनका कालक्रम भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है इससे पहले के जो भी इतिहास है। जबकि मौर्य काल से हम देखते हैं कि कालक्रम भी निश्चयात्मक रूप में हमें प्राप्त होता है कि कौन किसका क्या समय रहा है इतिहास की दृष्टि से, कौन से वंश आए हैं, क्या भारत में उनकी समय के हिसाब से क्या धारा रही है, क्या दिशा रही है। ये सभी हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद से इतिहास की दिशा और धारा निश्चित हो जाती है, इसलिए मौर्य काल अपने आप में विशेष है। तो दो कारण हुए मौर्य काल की विशेषता या महत्वपूर्ण होने के, कि साम्राज्य निर्माण का प्रथम प्रयास और भारतीय इतिहास अधिक निश्चयात्मक, स्पष्ट और कालक्रमबद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे मौर्य काल के स्रोतों की, कि मौर्य काल के ऐतिहासिक दृष्टि से क्या क्या स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दो भागों में हम इसका अध्ययन करना चाहेंगे कि क्या तो साहित्य की दृष्टि से जो रिटन सोर्सेज हैं, जो लिखित में सामग्री मिली है, उससे क्या हमें कौन कौन सी सामग्री है और उनसे क्या ज्ञान होता है। और दूसरा, जो पुरातत्व की दृष्टि से जो वहाँ पे उत्खनन में या अन्य प्रकार की जो सामग्री प्राप्त हुई है, उससे हमें क्या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत को पहले लेंगे और साहित्यिक स्रोत को भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। कौन कौन से वो दो भाग रहेंगे? पहला रहेगा धर्मनिरपेक्ष स्रोत और दूसरा रहेगा धर्म सापेक्ष स्रोत। धर्मनिरपेक्ष स्रोत से मतलब यह है कि धर्म से हटकर के अन्य
विषयों पर लिखी गई पुस्तकें या ग्रंथ जो हमें वहाँ से मिल रहे हैं, चाहे उनका उद्देश्य धार्मिक के अतिरिक्त कुछ भी रहा हो, उसे हम धर्मनिरपेक्ष स्रोत में देखेंगे। और धर्म सापेक्ष स्रोत में हम देखेंगे कोई धार्मिक साहित्य या ग्रंथ जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो उनमें हमें मौर्य काल के इतिहास की दृष्टि से क्या विशेष जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। तो धर्मनिरपेक्ष स्रोत के बारे में बात करें सबसे पहले, तो धर्मनिरपेक्ष स्रोत में कुछ प्रमुख रचनाएं जो उस समय की हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, और कुछ उस समय के बाद की भी रचनाएं हैं जो मौर्य काल की घटनाओं का जिक्र करते हैं, उनको भी हम इसके अंतर्गत रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम से आप परिचित हैं। इस काल की जानकारी के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अर्थशास्त्र वस्तुतः शासन व्यवस्था तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है और इसका विभाजन 15 आरण्यकों या खंडों में किया गया है। हालांकि इसके रचना काल और रचयिता के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन फिर भी यह मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की प्रामाणिक जानकारी देता है और इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो धर्मनिरपेक्ष स्रोत में सबसे पहला आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो तत्कालीन शासन व्यवस्था तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विशेष जानकारी प्रदान करता है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिका। इंडिका के नाम से आप परिचित होंगे, इतिहास के विद्यार्थी हैं। मेगस्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। मेगस्थनीज का जो यात्रा वृत्तांत है इंडिका, वो मौर्यकालीन प्रशासन तथा सामाजिक परंपरा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में या मूल रूप में हमें इंडिका उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका में जो लिखा गया है उसका उद्धरण कुछ विदेशी साहित्यकारों और लेखकों ने किया है जो प्रमुख हैं स्ट्रैबो, डियोडोरस जैसे ग्रीक लेखक और प्लिनी जैसे लैटिन इतिहासकार। इन्होंने मेगस्थनीज के इंडिका के अनेक उद्धरण समय समय पर दिए हैं, जिसके आधार पर हमें पता लगता है कि मौर्य काल में किस प्रकार का प्रशासन या सामाजिक परंपरा रही होगी। तो इस दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष स्रोत में दूसरा महत्वपूर्ण इंडिका का नाम आता है। तीसरा नाम आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त नामक व्यक्ति ने लिखी थी। विशाखदत्त की प्रमुख कृति है मुद्रा राक्षस, और ये कहा जाता है कि इसकी रचना गुप्त काल में की गई थी, जो कि बाद का समय था, लेकिन इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी से काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए इसे मुद्रा राक्षस हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश को अपदस्थ करना तथा सामाजिक परंपरा से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त कथा, जो कि चौथे नंबर पे है। चाणक्य द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ है चंद्रगुप्त कथा। इससे भी मौर्य काल के बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो धर्मनिरपेक्ष स्रोत हैं उसमें हम प्रमुख रूप से कौटिल्य का अर्थशास्त्र को लेते हैं, मेगस्थनीज की इंडिका को लेते हैं, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस को लेते हैं और चाणक्य की चंद्रगुप्त कथा को कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम आते हैं धर्म सापेक्ष स्रोत में, मतलब धार्मिक विषय के संबंध में लिखे गए ग्रंथ को धार्मिक सापेक्ष स्रोत में लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पुराणों की। पुराण क्या है? मूल रूप से धार्मिक उपदेश देने के लिए लिखा गए लोक कथाओं का संग्रह है। पुराणों में धार्मिक उपदेश देने के लिए लोक कथाओं का संग्रह है और इसमें जो कालक्रम प्रस्तुत किया गया है और मौर्य वंशावली का जो इतिहास दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर आता है
बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में प्रमुख रूप से जातक कथाएं, दीघ निकाय, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और तिब्बत के लामा तारानाथ के द्वारा रचित विश्व का इतिहास आदि महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जैन ग्रंथों में प्रमुख रूप से परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र द्वारा लिखित और अहनानुरू, पुरुनानुरू आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण बन पड़ते हैं, जिनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती हैं। साहित्यिक स्रोत को सबसे पहले देखा, उसमें हमने धर्मनिरपेक्ष स्रोत के बारे में चर्चा करी, फिर धर्म सापेक्ष स्रोत के बारे में चर्चा करी। अब हम मौर्यकालीन इतिहास की दृष्टि से देखेंगे पुरातात्विक स्रोतों को, कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण बनते हैं। उसमें सबसे पहला आता है अशोक के अभिलेख। अशोक पहला शासक था जिसने अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया था। अशोक के अभिलेख जिसमें उसने जनता को संबोधित किया है, उससे हमें मौर्य काल की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख तथा अनेक लघु शिलालेख भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसमें अशोक के धर्म की स्थापना, राज्य विस्तार, प्रशासनिक कल्याणकारी कार्य आदि के बारे में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक के अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं इस दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं मुद्राएं, जो हमें मौर्य काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसमें प्रमुख रूप से तांबे और चांदी के निर्मित अनेक पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं विभिन्न स्थानों से। इन पंचमार्क सिक्कों पर चंद्र, पर्वत, मयूर जैसे अनेक चित्र अंकित हैं। चंद्र, पर्वत, मयूर आदि इस प्रकार के चित्र अंकित तांबे और चांदी के पंचमार्क सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं मौर्य काल के, जो वहाँ के इतिहास की जानकारी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं। इसके बाद मौर्य काल से जो हमें प्राप्त हुए हैं उत्तरी ओपदार काले मृदभांड, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिनको संक्षिप्त रूप में NBPW के नाम से आर्कियोलॉजी में या पुरातत्व में जाना जाता है। ये बर्तन हैं मिट्टी के बने हुए जो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। ये मौर्य काल से संबंधित हैं, NBP वेयर, और ये संपूर्ण उत्तरी भारत से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा घेरदार कुएं प्राप्त हुए हैं। ये सबसे पहले हमें मौर्य काल में घेरदार कुएं मिलते हैं, जो इसकी विशेषता हैं। इसके अतिरिक्त कुम्हेरार पटना में से जो राजमहल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो भी मौर्य काल के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। मौर्यकालीन कला, जो कला से संबंधित यहाँ पे कलात्मक मूर्तियाँ, स्तूप, स्तंभ प्राप्त हुए हैं, वो भी मौर्य काल की इतिहास का या समाज का बारे में हमें विशेष जानकारी देते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से परखम दीदारगंज से प्राप्त यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, सांची का स्तूप, विभिन्न स्तंभ, अनेकों मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ आदि हमें मौर्यकालीन स्रोत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो वहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इनसे हमें मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। तो सोर्सेस के बारे में हमने आज चर्चा करी। एक बार वापस आप इसको देख लें कि मौर्यकालीन सोर्सेस को हम 2 भागों में बांट करके चल रहे हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। फिर हमने साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा है। इसमें हमने पहले धर्मनिरपेक्ष स्रोत की बात की और उसके बाद धर्म सापेक्ष स्रोत की बात की। उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करी, तो उसमें हमने अशोक के अभिलेख कैसे थे, मुद्राएं मौर्य काल की जो प्राप्त हो रही हैं, वहाँ से विशेष प्रकार के मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं जिनको NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या हिंदी में जिनको उत्तरी ओपदार काले मृदभांड कहा जा रहा है, और मौर्यकालीन कलात्मक जो वहाँ से हमें उदाहरण प्राप्त हुए हैं,
उनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।